उस दिन कड़ाके की सर्दी थी जब मैं लड़खड़ाते हुए पैरों से अपने घर में दाखिल हुई थी। मैं डॉक्टर के पास से होकर आ रही थी और डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर मेरे होश उड़ गए थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, बस दिल कर रहा था चीखें मार मार कर रोऊं। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी मौसी जल्दी से मेरे पास आई और घबरा कर पूछी, क्या हुआ सुहानी, सब ठीक तो है ना? तू इस तरह घबराई क्यों है? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? मैं तेरे लिए चाय बनाकर ले आती हूँ। मैंने मौसी का हाथ पकड़ लिया और अपने पास बैठा लिया और मौसी की कंधे पर सर रखकर जोर जोर से रोने लगी। मौसी बहुत ज्यादा डर गई। उन्होंने मेरे आंसू साफ किए और कहा, ना बच्चा रो मत, मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ तो बता क्या हुआ। मैंने डॉक्टर की दी हुई रिपोर्ट मौसी की तरफ बढ़ा दी। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। रिपोर्ट छूटकर मौसी के हाथों से नीचे गिर गई थी। एक शादीशुदा औरत के लिए यह जितनी खुशी की बात होती है, कुंवारी लड़की के लिए उतनी ही शर्मनाक होती है। जी चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मौसी ने मुझे झिझोड़ते हुए पूछा कि बता, किसने किया यह सब कुछ? तेरे पेट में किसका बच्चा पल रहा है? मेरी हिचकिचियां बन गई। मौसी अपना सिर पकड़कर बैठी थी और मैं बस रोए जा रही थी। जब रो रो कर थक गई तो मौसी के पूछने पर बताया कि उस दिन मैं अपने दोस्त निशा के घर से वापस आ रही थी। रात इतनी ज्यादा नहीं थी लेकिन गली में सन्नाटा था। इससे पहले कि मैं हमारी गली की तरफ मुड़ती, किसी ने मेरा मुंह बंद कर दिया और मुझे एक खाली फ्लैट में ले गया। वहाँ उस आदमी ने मेरे साथ यह सब कुछ कर दिया। मैंने बदनामी के डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब रहने लगी तो मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने रिपोर्ट मेरे हाथ में दे दी। यह बात बताकर मैं फिर से जोर जोर से रोने लगी। मौसी मेरी बात गुमसुम सी बैठी सुन रही थी। मेरी बात सुनकर मौसी भी रोने लगी। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहा, सब्र से काम ले मेरी बच्ची, जिसने भी तेरी ये हालत की है भगवान उसको उसकी सजा जरूर देगा। उस रात मैं और मौसी जागते रहे। मौसी रह रहकर मुझे चुप कराती रही। अगर मौसी की जगह मेरी सगी माँ भी होती तो मुझे ही मुजरिम ठहरा देती कि जरूर तेरा इशारा पाकर ही उस लड़के ने तेरे साथ यह सब कुछ किया होगा। लेकिन मेरी मौसी बहुत अच्छी थी। मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और बाप ने अपनी दूसरी शादी कर रखी थी। मेरी मौसी ने मुझे अपनी औलाद की तरह पाला पोसा और बड़ा किया। मेरी मौसी मेरी इस हालत के पीछे खुद को कसूरवार ठहरा रही थी। रो रो कर कहने लगी, सुहानी, अगर उस दिन मैं तुझे निशा के साथ नहीं भेजती तो तेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। दरअसल उस दिन मेरी जिठानी की बेटी की मंगनी थी और मेरी सहेली निशा मंगनी में आई हुई थी। घर जाने के लिए निशा तैयार हुई तो वह अकेले जाते हुए डर रही थी। मैंने बहादुरी दिखाते हुए कहा कि मैं छोड़ आती हूँ। मौसी ने भी मुझे मना नहीं किया और आराम से मुझे निशा के साथ भेज दिया। मैं रात के अंधेरे में ही निशा के साथ उसके घर तक छोड़ने चली आई। उस समय मैं खुद को झांसी की रानी समझ गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतना बड़ा कांड हो जाएगा। इसलिए मेरी मौसी खुद को कसूरवार ठहरा रही थी। कहने लगी, अगर उस दिन मैं तुझे रोक लेती तो तेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। उस रात जब उस आदमी ने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया तो मैं सुबह 5 बजे तक उसी फ्लैट में पड़ी रही। मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी कि तभी एक औरत ने आकर मुझे कंधे से ही लगा लिया और कहा, बेटी यहाँ अकेली क्या कर रही हो, अपने घर जाओ। अंधेरा था, मैं उस औरत को पहचान नहीं पाई। मैंने उस औरत से कहा कि मैं घर का रास्ता भटक गई हूँ। उस औरत ने कहा कि चलो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ। उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया। उस रात उसका पति गाड़ी चला रहा था। वह दोनों पति पत्नी मुझे घर के दरवाजे पर छोड़कर चले गए। फंक्शन की वजह से घर में सारे लोग थकावट से सो गए थे। मैं चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। बदनामी के डर से मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। हमारे मोहल्ले में एक बार ऐसा हुआ था, एक लड़की के साथ यही सब कुछ हुआ था। वह लड़का तो भाग गया था लेकिन पूरे मोहल्ले में उस लड़की पर और उस लड़की के परिवार वालों पर थू थू कर रहे थे लोग। यही तो हमारे समाज की विडंबना है। जो मुजरिम है वह बच जाता है और मासूम लड़कियां कुछ न करते हुए भी बदनाम हो जाती हैं। उस लड़की का परिवार भी बदनाम हो गया था। पूरे मोहल्ले वाले ने उस परिवार से रिश्ता नाता खत्म कर दिया। एक रोज तंग आकर वह पूरा परिवार ही मोहल्ला छोड़कर रात के अंधेरे में कहीं चला गया था। उसी बात को याद करते हुए मैंने अपनी बात किसी को नहीं बताई। बस अंदर ही अंदर दुख की घूंट पी रही थी। मौसी को भी नहीं बताई। मौसी शादी की तैयारियों में बिजी थी और मैं अपनी बात बताकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। लेकिन अब मैं चुप चुप रहने लगी थी। मौसी ने भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि मंगनी के 1 हफ्ते बाद ही शादी थी। मौसी शादी की तैयारियों में बिजी थी और फिर शादी भी हो गई। मेरी पूरी जिंदगी शायद इसी उदासी में गुजर जाती अगर मेरी तबीयत खराब नहीं होती।
कुछ दिन से मेरी तबीयत गिरी गिरी सी लग रही थी, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, कमजोरी भी बहुत महसूस हो रही थी। फिर मौसी ने कहा कि जाकर डॉक्टर से चेक करवाओ, कहीं कोई अंदरूनी बुखार ना हो, लेकिन मैं बात टालती रही। और एक दिन मौसी ने कहा चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं खुद ही डॉक्टर को दिखा दूंगी। पता नहीं क्यों अंदर से मेरा दिल घबरा रहा था, मुझे किसी अनहोनी का एहसास होने लगा था। भैया और भाभी हनीमून के लिए बाहर गए हुए थे, घर पर मैं और मौसी ही थी। जब मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने यह रिपोर्ट मेरे हाथ में थमा दी तो मौसी के सामने आने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। वह मेरी माँ नहीं, मुझे लग रहा था कि वह मुझे पता नहीं कितनी बातें सुना जाएंगी, मुझे ही कसूरवार ठहरा देंगी। लेकिन मेरी मौसी ने तो मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा, उल्टा उन्होंने मेरी हिम्मत बनाई। मुझे खुद पर शर्म आने लगी थी, कभी अपनी मौसी को वह दर्जा नहीं दे सकी जो एक माँ का होता है। हालांकि मेरी मौसी ने बचपन से ही मुझे माँ की मोहब्बत दी थी। मेरी मौसी का एक बेटा था और उस बेटे के बाद वह कभी दोबारा माँ नहीं बन पाई। उन्होंने अपनी बेटी की कमी मुझसे पूरी की। मासी के लाख कहने पर भी मैं मौसी को माँ नहीं बल्कि मौसी ही बुलाती थी, क्योंकि मेरे दिल में यह एहसास कहीं न कहीं बैठा हुआ था कि वह मेरी माँ नहीं मौसी है। आज मौसी की तड़प अपने लिए देखी तो दिल भर आया। इतना तो इस समय मेरी माँ भी मेरा साथ नहीं देती। मैं मौसी के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए। मेरी मौसी ने मेरा बहुत ध्यान रखा। मौसा जी घर पर आ चुके थे, लेकिन मौसा को उन्होंने कुछ नहीं बताया। एक दिन मौसी ने मुझसे कहा चलो सुहानी हॉस्पिटल चलते हैं। मैं मौसी के इरादे भाप चुकी थी और मैंने फौरन मना कर दिया। मैंने कहा नहीं मौसी, यह गुनाह नहीं करूँगी। भले ही उस आदमी ने मेरे साथ गुनाह किया, लेकिन इस सब में इस बच्चे का क्या कसूर है? इस दुनिया में आने से पहले ही मैं उसे मार नहीं सकती। इस बच्चे को भी इस दुनिया में आने का हक है। यह माने नहीं रखता कि उसे कैसे लाया गया, और अब बच्चा मेरे शरीर का एक हिस्सा बन गया है। मेरी बात सुनकर मौसी ने अपना सिर पीट लिया। सुहानी क्या कैसी बात कर रही हो? तुझे पता है तेरा बच्चा नाजायज कहलाएगा। लोग तुझसे उसके बाप का नाम पूछेंगे तो क्या दुनिया वालों को जवाब देगी? तेरा बच्चा तेरे सामने खड़ा होकर तुझसे अपने बाप के बारे में पूछ लेगा तो तू क्या जवाब देगी? तेरा बच्चा तेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाएगा, तू क्या जवाब देगी? मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इस मासूम को इस दुनिया में आने से नहीं रोक सकती। मैं रोती हुई अपने कमरे में भाग गई। मौसी मुझे आवाज देती रह गई। अपने कमरे में आकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते मेरी आंख लग गई। मौसी की आवाज में मेरी आंख खुली तो मुझे आवाज लगा रही थी, सुहानी जल्दी से उठ, तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं जल्दी से उठ बैठी। पता नहीं मेरी जिंदगी में ऐसी कौन सी खुशखबरी आ गई। मैं जल्दी से उठकर बैठी। मौसी इतनी खुश हो रही थी, बोली तेरे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है, और ऐसा मुझे लगता है भगवान की तरफ से भेजा गया रिश्ता है, क्योंकि तू अबॉर्शन नहीं कराना चाहती थी। तो दूसरा रास्ता इससे निपटने का यही है कि तू शादी कर ले। और देख, भगवान ऐसे मौके पर तेरे लिए रिश्ता भेज दिया है। रिश्ता मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि रिश्ता मेरी सहेली अपनी बेटे के लिए लेकर आई है। मेरी सहेली बहुत अच्छी है, तुझे बहुत खुश रखेगी, बिल्कुल माँ का प्यार देगी। लड़का विदेश में रहता है, पैसा कमाता है। उन्होंने तुझे किसी शादी में देखा था और तुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर बैठे। मैं हैरत से आंखें बड़ी मौसी को देख रही थी। मैंने मौसी से कहा, लेकिन मौसी ये तो गलत होगा, उन लोगों को धोखे में रखकर मैं शादी नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर मौसी ने मेरे सर पर एक और धमाका किया। कहने लगी कि मैं शांता को तुम्हारी सच्चाई बता चुकी हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो और किसी ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती किया है। शांता को इस बात से कोई एतराज नहीं है। मेरे खातिर और मेरी इज्जत बचाने के खातिर वह तुमसे अपने बेटी की शादी करने के लिए तैयार है। मैं हैरत से मामी की बातें सोच रही थी। आज के जमाने में इतना भला कोई कैसे हो सकता है? मैंने मौसी से कहा, मौसी मैं अपनी तसल्ली के लिए आपकी सहेली से मिलना चाहती हूँ और उसने अपने मुंह से कहना चाहती हूँ कि मैं शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। मौसी ने मुझे देखा। सुहानी तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? मैंने कहा नहीं, मुझे विश्वास नहीं, लेकिन मैं उस औरत से एक बार मिलना चाहती हूँ। मौसी के कहने पर शांता आंटी एक बार फिर से हमारे घर आई थी। आते ही उन्होंने मुझे ढेर सारा प्यार किया और अंगूठी मेरी उंगली में पहना दी। जब मैंने अपने बारे में सच्चाई बताई तो उन्होंने मुस्कुराकर मुझे सीने से लगा लिया और कहा, मुझे सब पता है, फिर मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। बस यह बात तुम मेरे बेटे को मत बताना। शादी के लिए मैं राजी हो गई और अगले हफ्ते ही मेरी शादी भी हो गई। इतने कम दिनों में भी
मौसी ने इतनी सारी तैयारियां कर रखी थी, न जाने कितना दहेज वह मेरे बचपन से ही मेरे लिए जोड़ जोड़ कर रखी थी। शादी में बिल्कुल भी मेहमान नहीं थे, क्योंकि जिनको भी शादी का कार्ड भेजा गया था सबने फोन करके यही कहा कि अभी तो तुम्हारे बेटे की शादी में आए थे, अब बच्चों को इतनी जल्दी छुट्टियां नहीं मिल सकती। अगर सुहानी की भी शादी करनी थी तो बता देती, कम से कम बार बार छुट्टी तो नहीं करनी पड़ती। जिस पर मौसी ने कहा, कोई बात नहीं, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए, अगली बार जब छुट्टी में आओगी तो सबको एक बार एक अच्छी सी दावत दे दूंगी। शादी करके मैं अपने ससुराल आ गई। मेरी सास बहुत ही अच्छी थी। मेरे घर में कदम रखते ही मेरी सास मेरे ऊपर पैसे की बौछार कर गरीबों में बांट दिए थे और खुशी खुशी अपने सारे रिश्तेदारों से मुझे मिलवा रही थी। हर किसी से कहती है, देखो मेरी बहू चांद का टुकड़ा है। इतनी अच्छी सास पाकर मुझे अपनी किस्मत पर गर्व हो रहा था, लेकिन मैं अपने पति से अभी तक नहीं मिली। रात होते ही मुझे अपने पति के कमरे में पहुंचा दिया गया। जब कमरे में आई तो उनका रवैया भी मेरे साथ अच्छा ही था। उन्होंने मुझसे कहा कि अभी तो मुझे 4-5 दिन में ही अमेरिका जाना जरूरी है, लेकिन कुछ दिनों में मैं तुम्हें वहां बुला लूंगा। मुझे उनकी बात से कोई तकलीफ नहीं हुई थी, क्योंकि उनसे दूर रहकर मैं अपने झूठ को संभाल सकती थी। मेरी मौसी ने मुझे बहुत समझा कर भेजा था कि अपनी किसी भी हरकत से यह जाहिर नहीं होने देना कि तुम प्रेग्नेंट हो। अब तक मैंने यह सारी बात छुपा कर रखी थी। मेरी सास भी मुझे बहुत समझाया कि सुहानी, भूल कर भी अपने मुंह से यह जिक्र मत करना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। और एक बात, तुम अपने ससुर से पर्दा करना। मैं कोई पुराने जमाने की ख्यालात की नहीं हूँ, मैं भी नए जमाने को फॉलो करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम अपने ससुर से पर्दा करो, और ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। अपनी सास की बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा, लेकिन मैं अपनी सास की बात को मान गई। 5वें दिन भी अतीक को अमेरिका के लिए जाना था। अब घर में और मेरी सास, मैं और सासू ही थे। पति के जाते ही मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई और मेरा पूरा चेकअप करवाया। मुझे इतनी ज्यादा हैरत हो रही थी कि भला मेरी सास को एक नाजायज बच्चे से इतना लगाव क्यों है। दिन यूं ही गुजर रहे थे। मैं अपने ससुर से पर्दा करती थी। मेरी सास हर समय मुझे आराम करने के लिए कहती, समय पर दूध और जूस ला कर देती। घर में 2 काम वालियां थी। मेरी सास मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती। मैं भी कभी कभी फोन कर लिया करती थी और उनसे भी गिले शिकवे कर ले कि तुम तो मुझे कभी फोन ही नहीं करते। उन्होंने कहा, तुम हिंदुस्तानी स्त्रियों की यही प्रॉब्लम होती है, तुम हमेशा मर्द के पल्लू से बंधी रहना चाहती हो। अब मैं हर वक्त फोन ही करता रहूंगा तो मेरा काम कैसे होगा। अजीत की बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। अब तो मैं अजीत से फोन न करने का शिकवा करना ही छोड़ दिया था। मुझे अपनी जिंदगी बोरियत लगने लगी थी। एक बार मेरे घर में कोई नहीं था, मेरे ससुर और न मेरी सास। बाहर चाट वाले की आवाज आई तो मेरा मन चाट खाने का होने लगा। मैंने कमरे से झांक कर देखा तो मेरे ससुर घर पर नहीं थे, इसलिए मैंने पर्दा करना जरूरी नहीं समझा और बाहर जाकर आराम से चाट खाने लगी। आज खुले माहौल में मुझे चाट खाना बहुत अच्छा लगा। चाट खाकर मैं किचन में पानी पीने चली आई। पानी पीकर पलटी थी कि तभी सामने ससुर जी खड़े थे। बहुत हैरत से मुझे देख रहे थे। उनके चेहरे पर दुख की लकीरें साफ नजर आ रही थी। उनकी आंखें लाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत ज्यादा तकलीफ में हो। मैंने जल्दी से अपने चेहरे पर घूंघट कर लिया, जिस पर मेरे ससुर बोल रहे थे, अब कोई फायदा नहीं। जिस बात को तुम्हारी सास छुपाना चाहती थी वह सब कुछ मुझे पता चल गया है। अब घूंघट का कोई फायदा नहीं। मेरे हाथ घूंघट करते करते रुक गए। भला मेरी सास मेरे ससुर से क्या छुपा रही थी। मेरे ससुर अपने सीने पर हाथ रखते हुए अपने कमरे की तरफ चले गए। इतनी देर में मेरी सास भी आ गई। मैंने जब अपनी सास को बताया कि पापा जी की तबीयत तो ठीक नहीं लग रही थी तो वह घबरा कर मेरे ससुर के कमरे में पहुंची। मैं भी पीछे पीछे गई। मेरे ससुर अपना सीना मसर रहे थे। जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने बताया पेशेंट को हार्ट अटैक आया है। भगवान की कृपा है कि अभी बच गया, लेकिन कोशिश करें कि आगे से उन्हें कोई कुछ न कहे। मेरी सास बाहर पड़ी कुर्सी पर बैठे आंसू बहा रही थी कि मैं उनके पास बैठ गई और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोली, मम्मी जी मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से पापा जी को अटैक आया, क्योंकि आज घूंघट मेरे चेहरे से हट गया था और पापा जी ने मुझे देख लिया था, क्योंकि मैं किचन में पानी पीने गई थी। उसके बाद ही पापा जी की तबीयत खराब होने लगी थी। नहीं सुहानी, तुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारी वजह से अटैक नहीं आया। तुम्हारे ससुर को
अटैक अजीत की वजह से आया है। उनकी हालत का जिम्मेदार अजीत है। आज मैं तुमको सारी सच्चाई बताती हूँ। एक रात अजीत जब घर आया तो उसने बहुत ज्यादा पी रखी थी। उसे बिल्कुल होश नहीं था। मैंने जैसे तैसे करके अजीत को उसके कमरे में पहुंचाया और मैंने तुम्हारे ससुर को भी अजीत की हालत के बारे में बताया। वह बहुत गुस्सा कर रहे थे। हमारा एक ही बेटा था, वह भी हमारे हाथों से निकल गया था, गलत सोबत में पड़ गया था। सारे गलत काम अजीत के अंदर थे। अजीत की इन हरकतों ने तुम्हारे ससुर को अंदर से तोड़ कर रख दिया। वह अंदर से बिल्कुल खोखले हो गए। तुम्हारे ससुर ने और मैंने न जाने कितनी उम्मीदें अजीत से लगा रखी थी, लेकिन अजीत ने उन सब पर पानी फेर दिया। अजीत की इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे ससुर बीमार रहने लगे। वह दिल के मरीज बन गए। अजीत को मैंने कमरे में पहुंचा दिया। उसकी कुछ देर बाद मैं और तुम्हारे ससुर अजीत की खबर लेने उसके कमरे में गए, लेकिन अंदर से आती आवाजों से हम दोनों दरवाजे पर रुक गए। वह किसी दोस्त से फोन पर बात कर रहा था और जोर जोर से ठहाके लगा रहा था कि आज तो एक लड़की के साथ में ऐसा करके आया हूँ और उस लड़की को वहीं पड़ा छोड़ आया हूँ। आज तो मजा ही आ गया। कहते हुए अजीत बेशर्म की तरह हंस रहा था। मेरा दिल धक से रह गया। पता नहीं आज की रात अजीत ने किस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। जिस फ्लैट का एड्रेस अजीत ने अपने दोस्त को बोला था, मैं और तुम्हारे ससुर उसी एड्रेस पर पहुंच गए जहां पर तुम मुझे खराब हालत में पड़ी मिली और तुम्हें देखकर मेरे सिर पर एक और आसमान गिर पड़ा, क्योंकि तुम तो मेरी सहेली की बेटी थी। अपनी सहेली को मैं क्या मुंह दिखाती। मैंने उस रात तुम्हें उठाया और तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़कर आई। उस रात भी तुम्हारे ससुर की तबीयत खराब हो गई थी और वह सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उनका बेटा इस हद तक जाएगा। तुम्हारे ससुर को उस रात में हॉस्पिटल लेकर गई और डॉक्टर ने कहा कि जिस बात से स्ट्रेस आता है उस बात को इसे दूर ही रखो। मैंने सोचा कि अपनी बेटी की गलती सुधारने के लिए और उस लड़की की जिंदगी खराब होने से बचाने के लिए मेरे पास एक ही तरीका है कि तुम्हें अपनी बहू बना लूं। और फिर मैंने तुम्हारी मौसी से तुम्हारा हाथ मांग लिया। तुम्हारी मौसी बहुत खुश हो गई थी और जब मुझे तुम्हारी प्रेग्नेंट होने की खबर मिली तभी मुझे इस बात पर कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि मैं जानती थी कि वह मेरा अपना ही खून है। वह मेरी बेटी के कर्मों का फल है। उस रात वाले हादसे को भुलाने के लिए मैंने तुम्हारे ससुर के साथ बहुत मेहनत की थी। उन्हें हर तरह से हादसे की याद मिटाने की कोशिश की थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था इन्हें कोई भी ऐसी बात याद न दिलाना जिससे उन्हें टेंशन हो। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने ससुर से पर्दा करना, क्योंकि मुझे डर था कि अगर तुम्हारे ससुर तुम्हें देख लेंगे तो उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। मेरी सास मुझे सच्चाई बता रही थी और मेरे ऊपर कयामत आकर गुजर गई थी। मुझ पर जुल्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा पति ही था। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी कोख में जो बच्चा था वह किसी और का नहीं, अजी का था। मेरी सास ने अपने जान में एक अच्छा काम किया था, लेकिन मैं कैसे अजीत को माफ कर देती। उसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रखी थी। भले ही वह मेरा पति था, लेकिन किन हालातों में वह मेरा पति बन गया मैं ही जानती थी। किस तकलीफ से मैं गुजर रही थी ये मेरा दिल ही जानता था। उस भयानक रात को याद करती अब मुझे अजीत से घिन आने लगी। कैसे उससे कोई संबंध रख सकती, लेकिन जब अपनी सास की तरफ देखा तो मेरा दिल भर आया। उस बेचारी औरत को मैं अकेला छोड़कर कैसे जा सकती थी। उसका इकलौता बेटा जिसने अपने बूढ़े माँ बाप का भी ख्याल नहीं किया और अमेरिका चला गया। एक मेरे सहारे बूढ़ा बुढ़िया उस घर में पड़े थे। फिर मैंने अपना इरादा उस घर को छोड़कर जाने का छोड़ दिया, लेकिन मैंने अपने सारे रिश्ते नाते अजीत से खत्म कर लिए। वह अपनी चकाचौंध दुनिया में मग्न था। मैंने अजीत से क्या दूरियां बनाई। अजीत ने भी लौटकर मेरी खबर नहीं ली और मुझे इस बात की कोई परवाह ही नहीं थी। कुछ समय बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया और अब मेरा बेटा ही मेरा सब कुछ था। वह अपनी दादी की आंखों का तारा था और जान था दादा की। मेरे दिल की ठंडक थी। मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य था कि मैं अपने बेटे की ऐसी परवरिश करूं जिससे उसे सिखा सकूं कि औरत की इज्जत करना चाहिए, ना कि उसे खिलौना समझना चाहिए। भगवान ने चाहा तो मेरा बेटा एक बहुत ही अच्छा इंसान बनेगा।